कार आइए शुरू करते हैं बिहार वर्ल्ड कप और जो कि 40 नंबर प्रश्न से शुरू करना है। यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 40। अरे यावर रहेगा याद यात्राविद संबंधित है। किससे संबंधित है? अज्ञेय का है ये प्रश्न संख्या 40। स्वदेशी यात्रा से। अगर एक बूंद सहसा उछली होता तो विदेशी यात्रा से संबंधित हो जाता। प्रश्न संख्या 41। काव्य हेतु के अंतर्गत नहीं आता है। काव्य हेतु के अंतर्गत अभ्यास, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अलंकार कौन सा नहीं आता है? 30 सेकेंड के अंदर आपको उत्तर देना है। सरल प्रश्न आपको एग्जाम के लिए बचाना है। जी हाँ, अलंकार नहीं है। अलंकार के प्रवर्तक भामा माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 42। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य? चारण साहित्य पूछ रहा है, किसका दूसरा नाम है? चारण साहित्य को ही रासो साहित्य कहा गया है, जबकि जैन साहित्य को धार्मिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ आपका उत्तर। चलते हैं 43। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे, इसके बारे में कहा गया है। बद्रीनाथ चौधरी के बारे में, माधव प्रसाद मिश्र के बारे में, गोविंद नारायण मिश्र के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ें, समझें। लिखते समय वो लिखते थे तो उनके दिमाग में लिखते समय बाण और दंडी उनके ध्यान में रहा करते हैं। जैसे कभी कभी आप पढ़ते रहते होंगे तो घर की समस्याएं या आपके कुछ ऐसे घर की यादें होंगी, दोस्त की यादें आपके दिमाग में आती हैं। जी हाँ, उसी तरह गोविंद नारायण मिश्र जब लिखा करते थे तो उनके मन और मस्तिष्क में बाण और दंडी ध्यान में रहा करते थे। तो 43 का सी ऑप्शन। आगे चलते हैं 44। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्ध हेतु आसन का रूप, सिद्ध हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्त। जी बिल्कुल, सिद्धों की संख्या 84 थी और नाथों की संख्या 9 थी। आलवार आपके 12 थे, न्यायनार आपके 63 थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग की प्रक्रिया को ही महामुद्रा कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 44 का हो जाएगा उत्तर सी। प्रश्न संख्या 45। कृपाराम कृत होना चाहिए यहाँ, कृत हित तरंगणी में किन दो नदियों का उल्लेख मिलता है या हुआ है? गंगा और सरस्वती का, वी है यमुना और बेतवा का, सी सरस्वती यमुना का, डी गंगा और सिंधु का। अब ए बी नहीं बोलेंगे, ऊपर से ही पढ़ते चले आएंगे। समय आपको बचाना है, अच्छे से करना है, सरल प्रश्न आपको बचाना है। बिल्कुल 45 का हो जाएगा किसका? 45 का यमुना और बेतवा का। यमुना और बेतवा का वर्णन मिलता है किसमें? हित तरंगणी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46। अलंकार सार संग्रह। अलंकार सार संग्रह के रचनाकार हैं अभिनव गुप्त, वाग्भट, रुय्यक या उद्भट। अलंकार सार संग्रह के रचनाकार कौन है? उद्भट जी हैं। कौन है? उद्भट जी हैं। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन लिखा। क्या लिखा? ध्वन्यालोक लोचन लिखा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47। रत्न खान के रचयिता कौन है? रस खान, मलूक दास, सुंदर दास, अक्षर अनन। रस खान के रचयिता कौन है? रत्न खान के रचयिता कौन है? रस खान का जन्म दिल्ली में हुआ था। इनका बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी रचनाएं सवैया में प्रचलित थी। तो रत्न खान की यहाँ बात करें तो मलूक दास से ये क्लिक हो जाएगा। मलूक दास बहुत ही चमत्कारी संतों में गिने जाते हैं। प्रश्न संख्या 48। साहित्य में आम आदमी की भाषा, साहित्य में आम आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा के प्रयोग के पक्षधर कौन थे? वर्ड्सवर्थ,
क्रोंचे, इलियट, यहाँ इलियट हो गया है, इलियट, प्लेटो। प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की, वहीं क्रोंचे ने अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया। तो आपके वर्ड्सवर्थ जो प्रकृति के कवि थे और इन्हीं से प्रेरणा लेके सुमित्रा नंदन को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ की जो रचनाएं में जो प्रकृति चित्रण मिलता है वही आपके सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें शब्द शिल्पी के नाम से भी जाना जाता है। 48 में हो जाएगा क्या, वर्ड्सवर्थ। आपको क्लास अब बहुत ही गंभीर, बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित मिलेगी, निरंतर कोशिश रहेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चंद्रदेव से प्रश्न संख्या 49, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किसकी है? माधव प्रसाद मिश्र की, राजेंद्र बाला घोष की, वृंदावन लाल वर्मा की, गिरिजा दत्त वाजपेयी की। ये आप याद रखिएगा, जो आपकी परीक्षा हो रही है बिहार के साथ साथ चाहे जो परीक्षा हो, पूरे प्रश्नों को पढ़िए, चारों विकल्प पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा ठहराव लाके प्रश्नों को करना है। तो प्रश्न संख्या 49, चंद्रदेव से मेरी बातें, राजेंद्र बाला घोष। अगर यहाँ पर ट्रिक की बात करें, बहुत लोग ट्रिक माध्यम से याद कराते हैं, बिल्कुल भी नहीं याद करा पाएंगे जब तक आप स्व अध्ययन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे। क्योंकि किसी भी शिक्षक या बालक के लिए 3 स्तर बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला स्तर उसका क्या होता है, दूसरा स्तर क्या होता है, तीसरा स्तर उसका क्या होता है। सबसे पहला स्तर होता है स्मृति का होना, दूसरा बोध और तीसरा चिंतन। ये सीखने का एक लर्निंग प्रोसेस है। क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, इसलिए आपको किस तरह से किसी चीज़ को लर्न करना है उसकी चर्चा हम अपनी क्लास में थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, ताकि आपको कैसे पढ़ना है ये तरीके आपको पता लग जाए। तो राजेंद्र बाला घोष अगर आपने पढ़ लिया तो क्या ऐसा तुक लगाएं कि वो प्रश्न आपको पूरे जीवन के लिए याद हो जाए। तो चंद्रदेव से मेरी बातें, देखिए जो राजेंद्र आपके भारत में रहे हैं, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति रहे हैं, वो चंद्रदेव से बातें करते थे। राजेंद्र लोग जो होते हैं वो बहुत बातें करते हैं, किससे, चंद्रदेव से। ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 50, अनुनासिक का संबंध होता है। प्रश्न संख्या 50, अनुनासिक का संबंध होता है, किससे होता है? अनुनासिक में चंद्रबिंदु लगा होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार में ऐसे एक जीरो टाइप, शून्य टाइप में बना होता है, इसको आप अनुस्वार कहते हैं। यह एक वर्ण होता है, जबकि यह वर्ण नहीं होता है। इसका प्रयोग आप तद्भव में करते हैं, इसका प्रयोग आप तत्सम में करते हैं। जैसे मैंने कहा चांद, तो चांद आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। मैंने कहा दंत, तो दंत आपका तत्सम हो गया। ये छोटे छोटे प्रश्न आपको सही करने हैं। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है, नाक और मुख से होता है। वासुदेव नंदन बुक में आप देखेंगे इनके उच्चारण में ध्वनियाँ नाक और मुख दोनों से बोली जाती हैं। प्रश्न संख्या 51, लगता नहीं दिल मेरा किस विधा की रचना है? आत्मकथा, कहानी, उपन्यास, जीवनी है। बताइएगा। देखिए लगता नहीं दिल मेरा, आप देखिए कैसे आपको याद करना है। कृष्ण अग्निहोत्री क्या है, कृष्ण अग्निहोत्री की आत्मकथा है, लगता नहीं दिल मेरा। कृष्ण भगवान का दिल कहीं लगता नहीं था, वो गोपिकाओं में ही रमे रहते थे। तो लगता नहीं दिल मेरा आत्मकथा विधा की रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 52, दीपक और बादल किसके प्रिय प्रतीक हैं? महादेवी वर्मा, जायसी, घनानंद, तुलसीदास। आज व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि व्याख्या करने में टाइम जाता है। अगर हम कहने लगे पद्मावत, अखरावट, आखली कराम, फिर कहने लगे पद्मावत में कितना सर्ग है, फिर घनानंद, कोकसार, सुजान सागर, रसकील बल्ली, फिर तुलसीदास, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, बहुत सारे हो सकते हैं इसकी प्रश्न बन सकते हैं। महादेवी वर्मा, निहार, रस्म, नीरजा। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ अपने प्रश्नों को पढ़ना और देखना है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे ऑप्शन कर रहे हैं। तो दीपक और बादल किसके प्रिय प्रतीक थे? महादेवी वर्मा। वामा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या
53 जयप्रकाश नारायण नामक जीवनी के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण नामक जीवनी के रचनाकार रामचंद्र वर्मा, व्रजरत्न दास, वजराज माधोक, रामबिक्ष बेनीपुरी। जल्दी से आप उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल, रामबिक्ष बेनीपुरी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चले कौन सी विधा है? बताइएगा। पैरों में पंख बांधकर, हम तो बता ही देंगे, बहुत अच्छे आसान है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा। पैरों में पंख बांध लो, उड़ते चलो। राम भगवान क्या करते हैं? पुष्पक विमान से उड़ते हैं, सपोज दैट, और क्या करते हैं? पैरों में पंख उन्होंने बांध लिया और उड़ते चले। कौन सी विधा की रचना है? तो रामबिक्ष बेनीपुरी की, लेकिन मैं विधा पूछ रहा हूँ, ये अब आपको कभी नहीं भूलेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 54 सज्जन में समास होता है तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय समास। तो अगर बात करें सज्जन की, सत धन जन होता है। कौन सी संधि है? सत धन जन व्यंजन संधि है। द्विगु में संख्या होता है। अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय का होता है। और कर्मधारय में विशेषण और विशेष होता है। तो यहाँ पर सज्जन की बात कर रहा है, तो सत धन जन तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि तत्पुरुष कैसे हो जाएगा? यहाँ पर तत्पुरुष सत धन जन, सज्जन विशेषण विशेष है। अगर यहाँ पर होता संत जन, तो संत भी क्या है? आपका एक शब्द है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो ये सत आ रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका अव्यय है। ठीक है, ये क्या है? अव्यय है। चलिए, अच्छे से पढ़िए, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, मानव है, दिन रात काम करता रहता है, गलती हो जाती है। प्रश्न संख्या 55 अवधी और ब्रज भाषा पर तुलसीदास का पूर्ण स्वामित्व है, पर उनकी भाषा न जायसी की ठेठ अवधी है, न सूर की ठेठ ब्रजी। यह कथन किसका है? फिर से समझिए। अवधी और ब्रज पर तुलसी का पूर्ण स्वामित्व है, पर उनकी भाषा न जायसी की ठेठ अवधी है और न सूर की ठेठ ब्रजी। यहाँ पर कथन को जानने से पहले ये आप जान लीजिएगा कि रामचरितमानस की रचना साहित्यिक अवधि में हुई है, जबकि पद्मावत की रचना ठेठ अवधि में हुई है। तो इस तरह अगर देखें तो बच्चन सिंह ने यह कथन कहा है। यहाँ पर 3 प्रश्न मिले। नंबर 1 आपका मिल गया अवधी और ब्रजी, तुलसीदास की बात करेगा, ठेठ की बात करेगा, तो यहाँ पर बच्चन सिंह ठेठ आ जाए, तुलसी आ जाए, जायसी ठेठ के थे, तो आपको बच्चन सिंह का कथन। लेकिन अगर वहीं पर पूछ ले कि रामचरितमानस की जो अवधि है कैसी है, तो साहित्यिक है। पद्मावत की कैसी है? ठेठ अवधि है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक कौन थे? श्रद्धाराम फुलौरी, दयानंद सरस्वती, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह गुटका, इतिहास तिमिर नाशक जैसी रचना लिखी, जबकि संस्कृत निष्ठ के समर्थक राजा लक्ष्मण सिंह थे, जो चाहते थे कि संस्कृत निष्ठ हो। वहीं पर ये फारसी का सहयोग करते थे या उसका उपयोग बताते थे। शिव प्रसाद सिंह आम तौर पर फारसी के सहयोगी के रूप में जाने गए, राजा द्वय के रूप में ये दोनों लोग जाने जाते थे। प्रश्न संख्या 57 डिसलॉयल्टी किस नाटक का पात्र है? डिसलॉयल्टी किस नाटक का पात्र है? नील देवी, भारत दुर्दशा, भारत जननी, विद्यासागर। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा के पात्र हैं, जिनका नाम है डिसलॉयल्टी। भारत दुर्दशा, भारत जननी, हरिश्चंद्र या सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मोधम आदि नाटकों की रचना इन्होंने किया। इन्हें गद्य का जनक, निबंध का जनक और आलोचना का जनक भी माना जाता है। प्रश्न संख्या 58 अच्छे से पढ़िए और जवाब दीजिए। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
प्रयोग का कोई वाद नहीं, प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। आगे ने यह कथन किस सप्तक की भूमिका में कहा है? तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, पहला तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। उत्तर दीजिए, तब तक कुछ और सवाल बना लेते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में अज्ञे को जाना गया। कितनी नाव में कितनी बार इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये निबंध भी लिखे थे, ये उपन्यास भी लिखे थे। शेखर एक जीवनी बहुत ही महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है। अगर ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को आप बचा लेंगे तो आप एकदम प्रतियोगी छात्र बन जाएंगे। जी, दूसरा सप्तक, और सप्तक में 7 कवियों को समाहित किया गया था। प्रश्न संख्या 59 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अर्ध विराम का चिन्ह है? विराम का मतलब होता है ठहराव। यहाँ पर देख लीजिएगा, एक बिंदी है, ये है, इसको उप विराम कहा जाता है। यूपीएसआई में पूछा गया है। इसको योजक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अगर बता देंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अगर कहे कि ये क्या है, अगर कहे कि ये क्या है, ये सब चिन्ह कहीं ना कहीं अंग्रेजी से आए हुए हैं। तो अर्ध विराम का मतलब होता है एक ऐसे शून्य टाइप में बिंदी, नीचे ऐसे घुंडली, इसी को अर्ध विराम कहते हैं। अल्प विराम में थोड़ा सा समय लगता है। और यहाँ पर जो ये उप विराम है, यहाँ पर ठहराव आता है, जैसे साकेत लिख के ऐसे करके एक अध्ययन, इस तरह से ये ठहराव की स्थितियों को दर्शाते हैं। जो आप बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप रुकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विराम कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60, निम्न में से कौन सा उपन्यास इला चंद्र जोशी का है? प्रश्न को पढ़िए। निम्न में से कौन सा उपन्यास इला चंद्र जोशी का है? मुक्तिपथ, सुखदा, अनीता, तेरी मेरी उसकी बात। सुखदा, मुक्तिपथ, सुनीता, तेरी मेरी उसकी बात। अगर मुक्तिबोध हो जाता तब किसका उपन्यास होता? यहाँ मुक्तिपथ की बात इला चंद्र जोशी का है। मुक्तिपथ किसका है? इला चंद्र जोशी का है। सुखदा, सुनीता जैनेन्द्र का है। चलिए आगे चलते हैं। कमेंट करके बताइएगा मुक्तिबोध, और उत्तर आपको इसी में मिलेगा। चलिए प्रश्न संख्या 61, भुवन मोहिनी जितेंद्र जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? बहुत ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र का नाम आता है। जैनेन्द्र के किस उपन्यास में भुवन मोहिनी और जितेंद्र पात्र हैं? उत्तर आपके सामने है। विवर्त, मुक्तिबोध, सुनीता या दर्शाक। जल्दी से उत्तर दीजिए। जी, बिल्कुल सही उत्तर आप दिए। विवर्त में भुवन मोहिनी जितेंद्र पात्र हैं। चलिए प्रश्न संख्या 62, मनबोध मास्टर की डायरी किसकी है? अज्ञे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, विवेकी राय। मनबोध मास्टर की डायरी किसकी है? मुक्तिबोध सतह से उठता आदमी रचना है। मुक्तिबोध सप्तक के कवि थे, तार सप्तक के कवि थे। प्रभाकर माचवे तार सप्तक के कवि थे, लेकिन विवेकी राय व्यंग्यकार थे जिन्होंने लिखा मन बोध मास्टर की डायरी। प्रश्न संख्या 63, निषीद आंसू भरी धरती किसका गद्य काव्य है? निषीद आंसू भरी धरती किसका गद्य काव्य है? ब्रह्मदेव का है। ब्रह्मदेव का निषीद आंसू भरी धरती किसका गद्य काव्य है? ये ब्रह्मदेव का है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। अंतरंग का विलोम होगा बहुरंग, सबरंग, बहिर्रंग, कुरंग। अंतरंग का विलोम होगा बहुरंग, सबरंग, बहिरंग। देखिए ऑप्शन पढ़िएगा, कभी कभी ऑप्शन भी गलत दे सकता है पहला, वो आपको
गलत करने के लिए ऐसा करता कि आप गलत करें और आप फाइट से बाहर हों। प्रश्न संख्या 65, मीमांसा दर्शन के माध्यम से रससूत्री व्याख्या करने वाले आचार्य। फिर से पढ़िए, मीमांसा दर्शन के माध्यम से रससूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन थे? शंकुक, भट्टलुल्लट, भट्टनायक या अभिनव गुप्त? जल्दी से उत्तर दीजिए। भट्टलुल्लट थे। रस मीमांसा भट्टलुल्लट रस सूत्र के व्याख्याकार थे। रस सूत्र के व्याख्याकार में शंकुक का स्थान आता है, अभिनव गुप्त का आता है और नायक का आता है। इन लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने सिद्धांत को दिया है। प्रश्न संख्या 66, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसका यात्रा साहित्य है? कमलेश्वर का, यशपाल का, सेठ गोविंदास का, फिर जैनेन्द्र का? लोहे की दीवार की दोनों ओर लोहे की दीवार बनी हुई है और दोनों ओर कौन है? यशपाल जी हैं। देखिए, चाहे लोहे की दीवार हो चाहे चांदी की दीवार हो, एक होता है, गाना भी आता है कि चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। तो धनवान यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। कितने विशेषण, कितने विशेष, तो ये सब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कि दीवार, अब आपको याद हो जाएगा, ये लोहे की दीवार की दोनों ओर यशपाल जी तड़प रहे थे। यशपाल जी जिन्होंने सिंहावलोकन लिखा, वो तड़प रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती थी? सुवासिनी, कार्नेलिया, मालविका और कल्याणी। चंद्रगुप्त नाटक के यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि कमलेश्वर का है सिंहावलोकन। 2 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। दो मिनट रुक जाइएगा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन। गलतियां हो जाती हैं। देख लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, आप ये समझ लीजिए कि आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा बिल्कुल भी, कहीं भी, क्योंकि हम भी वीडियो पुनः देखते हैं। जैसे बात निकल आई तो देख लेते हैं। आत्मकथा मैंने बोला था, सिंहावलोकन, जी सही है, ठीक है। सिंहावलोकन यशपाल की, हाँ ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहीं कमलेश्वर तो नहीं बोल दिया। यशपाल की है, 3 भागों में है, 51, 52, 55 में। चलिए बहुत अच्छा। देखिए, गलत बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर कहीं गलती भूल बस हो जाती है, हम मनुष्य हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट करके ये बताइएगा कि सर ये प्रश्न गलत हो गया, भूल बस 1% मान लीजिए। चलिए 67, चंद्रगुप्त नाटक में कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रण भाव नहीं रखती है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, कौन सी नहीं रखती है? सुवासिनी। चलिए प्रश्न संख्या 68, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, विष्णुचंद्र शर्मा। विष्णुचंद्र शर्मा या नेमिचंद्र, मुक्तिबोध, विष्णु प्रभाकर। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक विष्णुचंद्र शर्मा हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा मुक्तिबोध की नाम से लिखी। कभी कभी ये विधा भी पूछा जा सकता है या इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मुक्तिबोध की आत्मकथा नहीं है, इसमें विष्णुचंद्र शर्मा की आत्मकथा है। चलिए प्रश्न संख्या 69, इनमें से कौन निराला के समर्थक आलोचक हैं? डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शांतप्रिय द्विवेदी।
निम्न में से कौन से निराला के समर्थक हैं? निराला का समर्थन करने वाले आप जान ही रहे हैं, रामविलास शर्मा थे। कौन थे? रामविलास शर्मा थे। प्रश्न संख्या 70, अस्मत् शब्द का तृतीय वचन होगा। मम, मई, मह्यम, मया। अस्मत् शब्द का तृतीय एक वचन होगा। शब्द रूप याद करने का शब्द रूप और धातु रूप याद करने का सबसे बेहतरीन फार्मूला लेके आऊँगा। अच्छे से कैसे याद करें, कैसे बहुत ही फ्री माइंड से याद करें, ये हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर उत्तर जा रहा है क्या? मया। तृतीय एक वचन होता है मया। प्रश्न संख्या 71, कबीर किसके समकालीन थे? साकी शब्द के रचनाकार कबीर अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहां के, सिकंदर लोदी के। जी, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कौन? आपके सिकंदर लोदी के समकालीन आपके कबीर थे। वहीं पर बल्लभाचार्य भी सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 72, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरि राई पंक्ति किसकी है? थावर जंगम अगर बात करेगा, स्थावर का जंगम होता है, स्थावर का जंगम होता है तो रैदास, सुंदरदास नानक, यहाँ पर 2 बार हो गया सुंदरदास। थावर जंगम रैदास की रचना है। 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में रैदास जी के मिलते हैं। रैदास का जन्म काशी में हुआ था। ये एक चमार जात के थे। इनकी रचनाएं के साथ साथ इनकी जो पंक्तियां हैं वो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 73, मूल गोसाई चरित के रचयिता कौन है? प्रियादास, प्राणचंद चौहान, बेनी माधव, नरहर भारहट। जल्दी से उत्तर आप लोग देंगे। बिल्कुल, मूल गोसाई चरित, आप देखिए ये कभी आपको भूलेगा नहीं। मूल गोसाई चरित बेनी माधव दास का है। मूल रूप से जो भगवान होते हैं, जो माधव होते हैं, वही उनका ही जो है चरित होता है। मूल गोसाई जो होता है वो माधव का ही होता है। माधव ने लिखा, माधवदास, बेनी माधवदास ने मूल गोसाई चरित लिखा। या बेनी अगर कहें, बेनी का मतलब चोटी होता है, तो मूल रूप से सभी के पास चोटी होती है। प्रश्न संख्या 74, दुजदेव का वास्तविक नाम क्या था? दुजदेव का वास्तविक नाम रसनिधि, पृथ्वी सिंह, मान सिंह, मणिमाल था। दुजदेव का वास्तविक नाम मान सिंह था। छोटे छोटे प्रश्नों को आपको याद करना है, कैसे सही हो ये देखना है। 74 का उत्तर हो जाएगा सी, मान सिंह। प्रश्न संख्या 75, नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? नागरी नीरद पत्र के नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? राधा कृष्ण दास, हरिऔध, राधा चरण गोस्वामी, प्रेमघन। प्रेमघन ने अब्र नाम से कविता लिखते थे। रसा नाम से कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र और जकी नाम से कविता जगन्नाथ दास लिखते थे। नागरी नीरद प्रेमघन की क्या है? साप्ताहिक पत्र है। कैसा पत्र है? साप्ताहिक पत्र है। प्रश्न संख्या 76, देवयानी किसकी रचना है? प्रेमघन की, जगमोहन सिंह की, माखनलाल चतुर्वेदी को या प्रताप नारायण मिश्र की? देवयानी किसकी रचना है? बताइएगा। जगमोहन सिंह की रचना है। जगमोहन सिंह की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी हितरंगणी पर कौन सा पुरस्कार मिला? माखनलाल चतुर्वेदी की हित तरंगणी पर कौन सा पुरस्कार मिला? प्रश्न संख्या 77, सादृश्याल लक्षणा वक्रोक्ति किसका कथन है? वामन, कुंतक, क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन। मैं मिठाई ज़्यादा खाता हूँ इसलिए थोड़ा सा समस्या हो सकती है। मैं तीखा कम खाता हूँ। मीठा खाने से आपकी जो लार होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनती है, इसलिए आपकी जो वॉइस है वो मोटी हो जाती है। प्रश्न संख्या 78, मृगनयनी उपन्यास की रचना का समय क्या है? और संस्कृत वैसे भी क्लिष्ट होती है, आप लोग जानते ही होंगे। करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान।
करते करते सब कुछ हो जाता है। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर बताइए। मैंने इस उदाहरण के माध्यम से बताया कि हो जाएगा धीरे धीरे, संस्कृत नहीं देवनागरी लिपि में हम लोग हिंदी में निपुण हो जाएं। मृगनयनी उपन्यास का रचना समय क्या है? मृगनयनी उपन्यास का रचना का समय 1950 है। चलिए, मृगनयनी उपन्यास किसने लिखा? कुछ प्रश्न आप अपने स्वतः से बताइएगा कि क्या हो सकता है, इसीलिए कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा कि सर अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या नया किया जाए। अपना आपका लाइक करना, आप सुझाव देते हैं, वही हमारे लिए रामबाण का काम करता है। निम्न में कार्य अवस्था है नियताप्त, प्रकरी, चूलिका, बीज। यहाँ पर कार्य अवस्था की बात कर रहा है, जल्दी से बताइएगा। नियताप्ति है। यहाँ पर 5 संधियाँ होती हैं, बात करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं। नियताप्ति कार्य अवस्था है, प्रकरी, चूलिका, बीज अन्य उससे संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 80 अंतिम। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को किस उपन्यास में अभिव्यक्त मिली है? प्रेमचंद के किस उपन्यास में? ऐसा होना चाहिए। देखिए, कभी कभी टाइपिस्ट ऐसे कर देते हैं, हो जाता है। निर्मला, गबन, देखो गबन लिखे हैं, गबन, कायाकल्प, सेवा सदन। दहेज प्रथा में अनमेल विवाह के बारे में निर्मला में है। निर्मला। गबन में गहने के बारे में, परिवार में विघटित कैसे होता है, कैसे असंतोष होता है, उसके बारे में बताया। कायाकल्प पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। कायाकल्प पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। अब बहुत थकान लग गई है क्योंकि लगातार अध्ययन अध्यापन पठन पाठन होता रहता है। अपना सुझाव हमें दीजिएगा। हमने 31 मिनट में आपको 32 मिनट में हमने 40 प्रश्न पढ़ाया है, क्योंकि व्याख्या न करके प्रश्नों की पृष्ठभूमि समझते हुए आराम से पढ़िए। लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया। थैंक यू।